Okay. Okay, dear students, now in today's lecture, we will learn about some of the key areas of institutional और school management. तो किन key areas को हमने focus करना है as a manager, that should be our prior focus कि इनको हमने किसी भी सूरत में हम neglect नहीं कर सकते and we have to keep in mind always these factors as a manager or school head. ठीक है? इसमें ये आर्टिकल 1983 में इसने राइट किया है, पार्टिकुलर रेफरेंस टू स्कूल हेड टीचर्स के बारे में. Nevertheless, with a more general message, yes, there are four elements which can be identified in response to this question, what is to be managed at schools. तो आपने स्कूल में क्या मैनेज करना है, उसमें फोर बेसिक क्वेश्चंस ने कही हैं. नंबर वन, द एलोकेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन स्कूल. तो आपने मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ रोल्स असाइन करने होते हैं. टीचर ने टीचिंग भी करनी है और उसके साथ उसने एक्स्ट्रा रोल्स भी प्ले करने हैं. He or she will be in charge of school library, or he or she will be in charge of school laboratory. He or she will be in charge of sports, assembly, और other school activities like co-curricular activities जो भी आपके societies हैं, clubs हैं, उसके वो इंचार्ज हो सकते हैं टीचर्स. तो आपने वो सारे रोल्स असाइन करने हैं. किसी को टाइम टेबल बनाने के लिए कहना है, किसी को स्पोर्ट्स के लिए कहना है, किसी को आपने कोई फंक्शन स्कूल एनुअल डिनर आता है उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल करना है. तो जो बेसिकली स्कूल में मैनेजमेंट है, इट्स अ टीम वर्क where different people have different roles in a team. Different team members have different roles, so then that team can win. Similarly, schools management can only win when you are working in a team. ठीक है? So there, for that very purpose you need to allocate different responsibilities to your staff, and you have to assign them different responsibilities as well. The second one is related to curriculum. Definitely curriculum हमारे नज़दीक या हमारे सामने एटलीस्ट करिकुलम को हम किसी भी सूरत में डिनाई नहीं कर सकते हैं, ना रिफ्यूज कर, ना हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि करिकुलम को डिलीवर करने के लिए स्कूल बनाए गए हैं और करिकुलम डिलीवरी के लिए टीचर मौजूद है. क्योंकि करिकुलम इटसेल्फ एक लीगल हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमने बच्चे को एक पार्टिकुलर नंबर ऑफ डेज में, पार्टिकुलर नंबर ऑफ मंथ्स में हमने एक खास तरह के जो टाइम पीरियड में एक खास तरह का जो सिलेबाई होता है या कंटेंट्स होते हैं वो बच्चों को डिलीवर करने होते हैं. ठीक है? तो करिकुलम इज अ प्लान ऑफ लर्निंग है, जो भी आपने प्लान किया है एक साल में पढ़ाने के लिए, दैट इज योर करिकुलम. और दैट इज इन फॉर्म ऑफ बुक्स, दैट इज इन फॉर्म ऑफ ऑल द. ठीक है? के लिए ही सारे स्कूल को चला रहे होते हैं, क्योंकि करिकुलम के अंदर सब कुछ है. करिकुलम ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स को रिफ्लेक्ट करता है, करिकुलम ही टीचर मेथोडोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है, और करिकुलम करिकुलम की ही असेसमेंट होती है, करिकुलम की ही वैल्यूएशन होती है. तो करिकुलम एक बेसिक और कोर कंपोनेंट है किसी भी स्कूल का या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, चाहे वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन क्यों ना हो. तो करिकुलम फॉरमोस्ट थिंग है जिसके लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, जिसके लिए टीचर टीचर है, मैनेजर है. हमें करिकुलम को हर सूरत में डिलीवर करना. देखिए अब आपका ऑफ हो गया है, यू आर नो मोर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, बट स्टिल यूनिवर्सिटी इज ओइंग वन थिंग, दैट इज कि हमने यूनिवर्सिटी कमिटमेंट फॉरमोस्ट कमिटमेंट क्या है कि हमने करिकुलम डिलीवर करना है. तो उसके लिए उनको अगर ऑनलाइन चैनल भी अडॉप्ट करना पड़ा है, डिस्टेंस एजुकेशन भी अडॉप्ट करना पड़ा है, तो वो कर रहे हैं. अब हम इसी पर्पज के लिए यहाँ मौजूद हैं. हम करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए यहाँ कोशिश कर रहे हैं, टीचर्स भी, आप लोग भी. तो करिकुलम सबसे पहली चीज़ है जिसको हमने प्लान करना है, और जितना करिकुलम अच्छे तरीके से आप स्ट्रांगली प्लान करेंगे और इसकी डिलीवरी को जितना स्ट्रांग करेंगे, उतने ही अच्छे चांसेस हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं और वो सारे बिहेवियरल चेंजेस बच्चों के अंदर ला सकते हैं जो हम लाना चाहते हैं. ठीक है? नेक्स्ट बिट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्कूल इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज एंड अरेंजमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन. तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन इट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल में बिल्डिंग है, स्कूल में रिसोर्सेज हैं, डेस्क हैं, क्लीनियस है, स्कूल के अंदर लॉन्स हैं, क्लासरूम्स हैं, उनकी सफाई है, ये सारी चीज़ें आपने इंश्योर करनी है. लेबॉर्ट्रीज हैं, उनके अंदर केमिकल्स हैं, कंप्यूटर लैब्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, नेटवर्क है, इंटरनेट है. ये सारी चीज़ें आपके रिसोर्सेज हैं और उनके प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और फिर उनकी प्रोविजन मुनासिब टाइम पे, प्रॉपर टाइम पे उनको अवेलेबल होना बड़ा ज़रूरी है. देन द फोर्थ कंपोनेंट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. देखें, डिसीजन मेकिंग का मकसद ये होता है कि यू हैव टू चूज द राइट थिंग्स फ्रॉम मैनी थिंग्स. तो यू हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव्स एंड यू हैव टू सिलेक्ट सिंगल अल्टरनेटिव आउट ऑफ मैनी अल्टरनेटिव, और जो आपने सेलेक्ट किया होता है वो आपका डिसीजन होता है. तो डिसीजन मेकिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर. एक मैनेजर जितना अच्छा डिसीजन लेगा उतना ही अच्छा वो स्कूल चला सकते हैं. अगर उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है तो कभी भी स्कूल को हिट नहीं कर सकता, कभी भी स्कूल को
विन विन सिचुएशन में नहीं ला सकता, कभी वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करेगा, कभी वो अपनी प्रोग्रेस अचीव नहीं कर सकता, शो नहीं कर सकता। तो डिसीजन मेकिंग जो बहुत बड़ा एट्रीब्यूट है किसी भी मैनेजर के लिए, कि स्कूल मैनेजर हेड के लिए, कि वो टाइमली डिसीजन ले और करेक्ट डिसीजन ले, और ऐसे डिसीजन हो जो कि फैक्ट्स पे बेस करते हों, और जिसमें जज्बातियत ना हो बल्कि ऑब्जेक्टिविटी हो, पसंद ना पसंद ना हो बल्कि ऑब्जेक्टिविटी हो, कि किसी सर आवाज ही नहीं आ ऑब्जेक्टिव रही। को मीट कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट मैनेजिंग कॉपरेशन विद स्कूल। इस बारे में मुझे आपका फीडबैक चाहिए जी क्लास। आई नीड योर फीडबैक अबाउट वेरी फर्स्ट पॉइंट। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैनेजिंग कॉपरेशन विद स्कूल? ये पॉइंट नजर आ रहा है स्क्रीन पे? ये सर आ रहा है। यस सर तो आ रहा है। आपने टाइम लिया था पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए, रीड आउट करने के लिए, तो इसलिए क्या लिखा हुआ है इस पैसेज में? सर इसमें बताया गया कि जो स्कूल की सबसे फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि उनके जो मतलब स्टाफ है और उनके जो मतलब सारे हेड मास्टर्स हैं उनके दरमियान कोऑपरेशन होनी चाहिए। टीचर्स की आपस में कोऑपरेशन, हाँ ठीक है, ठीक है। और पेरेंट्स से भी स्कूल और पेरेंट्स की और सर हेडमास्टर कोऑपरेशन, टीचर्स और स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के की साथ कोऑपरेशन, कोऑपरेशन। मतलब एक दूसरे हर मतलब जो भी टीचर, पेरेंट एंड स्टूडेंट, इन तीनों के दरमियान एक कोऑपरेशन होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, जो एक इफेक्टिव और एफिशिएंट जो हमारी जो लर्निंग है उसको स्मूथली रन करने के लिए सबसे मेजर अपना किरदार अदा करती है। अगर किसी इन लोगों के दरमियान कोऑपरेशन नहीं होगी, इन दोनों की कम्युनिकेशन नहीं होगी, तो उसका इफेक्ट हमारी लर्निंग पे भी पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट किया एक पैसेज का, एक ये लाइन, LP Jack says that the most precious art in the world is that by which crowds can be turned into communities. इसका क्या मतलब? सर इसका लाइक मतलब ये सर जैसे कि टीचर, हेड मास्टर और स्टूडेंट्स जितने भी है सारे जब एक साथ हो जाते हैं तो एक कम्युनिटी बन जाती है। लाइक हमारा एक इंस्टीट्यूट है उसमें हम सारे ऐसे गैदर्ड होते हैं लाइक अ कम्युनिटी। ठीक इसमें है, ये बात हो रही है। सर लाइक इसमें ये कहा टीचर गया कि जस्ट लाइक हम लोग का एक क्राउड होता है, क्राउड में एक दूसरे को लोग पहचानते नहीं है। जब हम लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो हम वो क्राउड से टर्न कम्युनिटी में डेवलप होते हैं। मतलब हम लोग एक दूसरे को समझना स्टार्ट करते हैं, कॉपरेट हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं, एक दूसरे कॉपरेट के साथ करते हैं। कम्युनिकेट करते हैं, तो फिर वो यस हमारा सर। जो क्राउड होता है वो हमारी कम्युनिटी में तब्दील हो जाता है। ठीक है, सही कहा आपने। ओके, तो इसके अलावा इसमें कोई इम्पोर्टेंट बात? सर ये द स्कूल विद द कम्युनिटी लाइफ ऑफ इट्स ओन एक्सीलेंट ट्रेनिंग फॉर लर्नर। इसका क्या मतलब बेटा? इसको एक्सप्लेन करें। सर इसमें बताया गया कि एक लर्नर के ये लिए जो तस्नीम बात स्कूल करेगी। आनंद ठहरे जरा, तस्नीम से बात यस करने सर। दें। तस्नीम, यस सर। ओके सर। क्या बताएं इस बारे में, इस पॉइंट के बारे में? सर जैसे पिछले वाली लाइन में उन्होंने बताया, एलपी जैक ने कहा कि नहीं दुनिया नहीं, के ये अंदर जो मैंने अभी हाईलाइट की है, द स्कूल विद द यस कम्युनिटी सर। लाइफ of its own is an excellent training for learners. सर वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्कूल के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, और उनसे रिलेटेड उनके पेरेंट्स हैं पीछे, तो एक पूरी कम्युनिटी बन जाती है। स्कूल के अंदर की जो कम्युनिटी लाइफ है वो उन लर्नर्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग पॉइंट है कि उनको किस तरीके से मतलब उनको ट्रेन किया जाता है कि आपने कम्युनिटी में किस तरह बिहेव करना है। अगर स्कूल में उनको ये सिखाया जाता है कि आपने अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ किस तरह बिहेव करना है, तो वो स्कूल के बाहर जाके भी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। जाहिर है वो वहाँ पे लर्न जो कर रहे हैं, इसलिए। ठीक है, राइट। तो बेटा हमें इस फर्स्ट जो इसमें पॉइंट है, फर्स्ट इंडिकेटर है हमारे की एरियाज में,
that we need to manage cooperation with us within schools. अगर हम स्कूल के हेड बन जाते हैं या अल्लाह ताला हमें हेड बना देता है किसी तरीके से, तो हम अब ये ना समझें कि मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ, या मैंने पता नहीं क्या अचीव कर लिया और दूसरे मुझसे कोई इंफीरियर क्रिएचर हो गई और मैं कोई सुपीरियर क्रिएचर हो गया हूँ। तो हमारे अंदर कभी भी कंसेप्ट इस तरह का कोई सुप्रीमेसी या इस तरह के सुपीरियरिटी कम्प्लेक्स नहीं कभी भी हमारे अंदर आना चाहिए। ना कोई ऐसा कि अपने आप से इन्फीरियरिटी किसी को महसूस करना, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। बल्कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है एंड वी हैव बिकम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन और द स्कूल, तो एटलीस्ट हमने सबके साथ अपने अच्छे रिलेशंस डेवलप करने हैं, वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप करने हैं। और देखें एक डेफिनेटली एक मैनेजर जो होता है वो अपने स्टाफ के साथ एक दूरी रखता है। वो दूरी भी ज़रूरी होती है कि थोड़ा सा आपको एज अ बॉस एक्ट करना पड़ता है, लेकिन डजंट मीन कि आप बिल्कुल ही रूड हो जाएं या सबको अपने खिलाफ कर लें अपनी बातों से, या आपके अंदाज में हर वक्त गुस्सा आ जाए या आपको बात करना ही भूल जाए कि कैसे बात करनी है। तो सबसे बेटा अच्छा तरीका ये होता है कि आप रिक्वेस्ट करें सबको और सबको सेंसिटाइज करते रहें कि काम कितना ज़रूरी है, मिशन कितना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव कितने ज़रूरी है, फलां चीज़ को अचीव करना कितना ज़रूरी है, और प्रोग्रेस लेते रहें सबकी और सबके साथ कोऑपरेट करते रहें। कभी उनके साथ मिल के काम करें, कभी उन्हें खुद करने दें, उन पे ट्रस्ट करें, ठीक है, और उनसे फीडबैक लेते रहें गाय बगाए कि आपने क्या अचीव किया, अगर नहीं किया, कम किया, उन्हें गाइड करें कि हाउ टू बूस्ट अप द वर्क। और उन्हें एटलीस्ट आप थोड़ा सा बताते रहे टाइम टू टाइम कि हमने काम को किस तरीके से अचीव करना है। तो काम को डिवाइड भी प्रॉपर तरीके से करें, आप किसी को फेवर ना, यानी बिला वजह किसी को फेवर भी ना दें, और सबके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करें। और ना सिर्फ आप अपने स्टाफ के साथ रिलेशन अच्छे डेवलप करें, स्टाफ के साथ अच्छे रिलेशन डेवलप कराएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो स्टूडेंट्स हैं और टीचर्स हैं उनके दरमियान में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छा एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो जब आपके स्कूल के अंदर स्टूडेंट टीचर एंड टीचर स्टूडेंट, टीचर एंड हेड टीचर रिलेशनशिप बहुत अच्छे और स्ट्रांग होंगे, ये रेपो अच्छे होंगे, ट्रस्ट पे बेस करेंगे, कम्युनिकेशन पे बेस करेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेस करेंगे, तो देयर आर चांसेस कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने गोल को अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ओके, कम टू द सेकंड पॉइंट नाउ, द रिलेशनशिप ऑफ स्कूल एंड कम्युनिटी। इस पे कौन कमेंट करेगा? सर मैं बताऊं? जी जी। सर इसमें वो बताते हैं कि जो स्कूल का जो रिलेशनशिप होता है वो कम्युनिटी से भी होता है। वो इस तरह होता है कि हम जो स्कूल में चीजें सीखते हैं इसका ये मतलब नहीं कि हम उसको मतलब उन चीजों को सीख लें लेकिन उसको अप्लाई ना करें अपनी सोसाइटी में। तो मतलब जो भी चीजें हम सीखें उसको अपनी सोसाइटी में किस तरह रहना है, टीचर्स जो बता रहे होते हैं कि किस तरह एक सोसाइटी में हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको कैसे हमने पूरा करना है। तो सर इसलिए वो कहते हैं कि जो रिलेशनशिप होता है स्कूल का वो कम्युनिटी से भी होता है। सर नहीं, इसमें कहना है सर। जी जी प्लीज। सर इसमें ये बात हो रही है कि जो स्कूल है ना उसको एक क्लोज रिलेशनशिप होता है कम्युनिटी के साथ। ठीक है, वो कह रहे हैं कि नाउ इन मॉडर्न ऑर्डर आइडियाज इज टू कंसीडर दैट द स्कूल एज अ कम्युनिटी सेंटर। यानी वो ये कह रहे हैं, जैसे आपने हमने पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ा है कि जो स्कूल है वो एक कम्युनिटी की तरह बन जाता है, जैसे उसमें टीचर्स और हेड जो होते हैं और स्टूडेंट सारे आपस में कॉपरेट कर रहे होते हैं। इसी तरह वो कह रहे हैं कि जो एजुकेशन इज नॉट ओनली रिकॉर्डेड एज आइसोलेटेड एक्टिविटी। ये सिर्फ एक आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ एक इंस्टीट्यूट पे नहीं हम बेस करते, बल्कि हम कम्युनिटी से भी लर्न करते हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में जितने भी सारे यानी इवेंट्स आते हैं उन सब से हम लर्न करते हैं। ठीक है, और वो बोले सिर्फ एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे नहीं हम लर्निंग करें, बल्कि ऑल हमारी जिंदगी के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं, उसके थ्रू भी हम लर्निंग कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम रिलेशनशिप हमें कम्युनिटी के साथ क्लोज डेवलप करना चाहिए ताकि हम हर पार्ट के जिंदगी के हर पार्ट में कुछ लर्न कर सकें। राइट। यस सर। जी जी समा, बहुत शुक्रिया, और हीरा आपका भी बहुत शुक्रिया। वेरी ट्रू, एज अ स्कूल हेड it's your core responsibility to have a good relationship with the members of community also। तो कम्युनिटी देखें, जो बच्चे आ रहे हैं वो मुख्तलिफ फैमिली से आ रहे हैं, मुख्तलिफ घरों से आ रहे हैं, ठीक है, और आप स्कूल को एक आइसोलेट नहीं कर सकते हैं इन द सेंस कम्युनिटी कि आप, स्कूल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कम्युनिटी, स्कूल इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी और द सोसाइटी। तो स्कूल उसी की रिफ्लेक्शन होता है, जैसी कम्युनिटी होती है वैसे बेटा स्कूल होता है।
तो आप अपने स्कूल से स्कूल सेट करते हैं कम्युनिटी को भी, क्योंकि कल को बच्चों ने आपसे पढ़ने के बाद, सीखने के बाद वापस घर में जाना है और जो आपसे सीखा वो घर में जाके अप्लाई करना है। अगर आपने एथिक्स बताए, मैनर्स बताए हैं, तो वही एथिक्स और मैनर्स बच्चों ने घर जाके अप्लाई करने हैं। तो अगर आपका फोकस नहीं है उन एथिक्स पर, मैनर्स पर, तो बच्चे लर्न नहीं करेंगे। आप बच्चों को इबादत के बारे में बताएंगे, प्रेयर के बारे में बताएंगे, तो बच्चे डेफिनेटली वो इबादत या प्रेयर करना शुरू करेंगे या उसको लर्न करना शुरू करेंगे। अगर आप बच्चों को साइंस के बारे में बताएंगे और सोसाइटी के अंदर जो साइंटिफिक नॉलेज है जो अप्लाई हो रहा है उसका सेंस लेना शुरू करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरह से आपने ज़िंदगी में इन चीज़ों को, अप्लायंसेस को यूज़ करना है या इनसे बचना है, इन चीज़ों से, तो वो डेफिनेटली वैसे ही करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने बच्चों को एजुकेट करना है विद रेफरेंस टू द नीड ऑफ सोसाइटी, कि सोसाइटी की डिमांड्स क्या हैं, नीड्स क्या हैं और सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है। और सेकेंडली उनकी इन्वॉल्वमेंट, आप स्कूल फंक्शंस करते हैं, पेरेंट्स के साथ मीटिंग रखें, स्कूल फंक्शन में पेरेंट्स को बुलाएं। जो आपके इलाके में मुख्तलिफ जो ऐसे लोग हैं, अफराद हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, स्कूल हेड्स हैं, टीचर, उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखें। उन्हें गाहे बगाए स्कूल में बुलाएं, बच्चों के सामने उन्हें बात करने का कभी मौका दें एज अ गेस्ट स्पीकर। तो ये तरीका है कि आप कम्युनिटी के साथ एक अपना एक ताल्लुक बनाते हैं और रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, ताकि आप किसी वक्त में भी कम्युनिटी से हेल्प ले सकें। किसी वक्त में आपको कभी ज़रूरत पड़े तो कम्युनिटी से लोग आपकी हेल्प कर सकें और कभी कम्युनिटी को ज़रूरत पड़े तो आप लोग उनकी हेल्प कर सकें। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस कि हम कम्युनिटी से अच्छे रिलेशनशिप रखें। ऐसा नहीं है कि हम एक स्कूल में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी को पता ही नहीं स्कूल वर्क कर रहा है और लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप कम्युनिटी को भी इन्वॉल्व करें और साथ में अपनी सर्विसेज भी कम्युनिटी के लिए साथ देते रहें। ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट इज अबाउट स्टाफ मैनेजमेंट। जी, इस पे कौन बात करेगा? जी स्टूडेंट्स, सर ये कहना है सर नियाब है यहाँ पे? यस सर, यस सर। नियाब आप बताएंगे हमें। सर स्टाफ मैनेजमेंट में सर इसमें ये बताया गया है कि एज अ स्कूल में आप अपने स्टाफ से किस तरीके से आपका रिलेशन होता है या आप उससे किस तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं। मीन सर एज अ मैनेजर, एज अ हेड, अगर आपके स्टाफ से आपकी आपकी कॉर्पोरेशन कैसी है, आप उनसे किस तरीके से डील करते हैं। मीन्स आपके आपका स्टाफ है, आप उसको स्टाफ को किसी और जगह पे उनको अलाउ करते हैं कि आप आज आपकी इधर ड्यूटी है या आज आपकी इधर ड्यूटी है। तो मीन्स या आपकी ये क्लास है या अगर कोई जो फैकल्टी मेंबर है वो अगर एब्सेंट है या किसी ने लीव पे जाना है, उसको आप उसकी ड्यूटी असाइन करते हैं। तो उसके बीच में जो स्टाफ है वो एज़ अ अपनी ड्यूटी समझ के ईज़िली उसको परफॉर्म करे। किसी में हेजिटेशन ना हो या किसी की कोई फेवरिज्म ना हो। अगर कोई हेड है तो वो किसी की फेवरिज्म ना करे बल्कि एज़ अ पंक्चुअल और आज़ादाना होके फैसला करे, स्टाफ से कोऑपरेट करे। उसकी अगर किसी की कोई लीव है तो उसकी लीव समझिए, अगर कोई जाना चाह रहा है अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में तो उसको अलाउ करे, स्टाफ से कोऑपरेट करे। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि फैकल्टी मेंबर्स हैं बल्कि जेनिटोरियल स्टाफ से जो और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं उन सब से एक सही डील करे। मीन्स स्टाफ से कोऑपरेट होना चाहिए, स्टाफ मैनेजमेंट। यहाँ पे लिखा हुआ था सर फंक्शन कहना ऑफ है मैनेजिंग ऑल एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि आपने तमाम एम्प्लॉयज को मैनेज करना होता है, इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्टाफ स्किल्स। आपने बेटा अपने स्टाफ की स्किल्स को प्रमोट करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपके स्टाफ के अंदर देखिए देयर आर लिस्ट ऑफ स्किल्स, इतनी सारी स्किल्स हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, उसमें से महदूद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एज अ टीचर हमें बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं। हमें कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए होती हैं, हमें ह्यूमन स्किल्स चाहिए होती हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसके अलावा एविएट्स हैं, आपके पास टेक्नोलॉजिकल स्किल्स हैं, तो हमारे पास कंटेंट डिलीवरी स्किल्स हैं, ये पेडागोजिकल स्किल्स हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ स्किल्स हैं जो हमें चाहिए होती हैं हमारे स्टाफ को, पेडागोजी से रिलेटेड और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, और आपके कंटेंट डिलीवरी के मैकेनिज्म के रिलेटेड, और आज आपको पता है ऑनलाइन सारा सिस्टम हो रहा है उसके रिलेटेड। तो गाहे बगाए हम अपने स्टाफ को मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज के बारे में ट्रेनिंग दें, मुख्तलिफ जो स्किल्स हैं क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से, स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से, या उनकी जो भी नेसेसिटीज हैं जिस भी शोबे में। अगर वो एसी के टीचर्स हैं तो उन्हें अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के बारे में बताया जाए। अगर प्राइमरी लेवल के हैं तो उनको उस लेवल पे एलिमेंट्री एजुकेशन के पेडागोजिकल मेथड्स के या नए जो भी मॉड्यूल्स आ गए हैं उसके बारे में बताया जाए। अगर सेकेंडरी एजुकेशन के लोग हैं तो उनको उसके बारे में गाइड किया जाए। तो हर लेवल पे जिस टीचर की या जिस तरह के टीचर की जिस तरह की ज़रूरत है उनको हम ट्रेनिंग दें। ठीक है, ताकि वो डेवलप हो सकें।
ठीक है, एज वेल एज द आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग नीड्स। डेफिनेटली जो उनकी ट्रेनिंग नीड्स उनको आइडेंटिफाई करें और उसके मॉड्यूल डेवलप करेंगे ट्रेनिंग के और फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, या बाहर से एजेंसीज को इन्वॉल्व करेंगे ट्रेनिंग के लिए, वट एवर you have to manage yourself. Either you will train them as a manager, as a head, either other people will be invited, other trainers will be invited for this purpose. कोई और एनजीओ आएगी, कोई और यूनिवर्सिटी स्टाफ आएगा, कॉलेज स्टाफ आएगा जो ट्रेनिंग देगा। तो आपने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग भी करवानी है और साथ साथ उनको यानी आपने प्रमोट करना है उनको, उनकी स्किल्स को। ठीक है, ओके। देन वी हैव बेटा रिसोर्स मैनेजमेंट। इसमें कौन बात करेगा? इससे मैं करूं? नहीं, इसमें ये तस्नीम ने कोई बात नहीं की मुझे लगता है। तस्नीम बेटा आपके पास है माइक? यस सर है फिर हमें बताएं जी, ये क्या है रिसोर्स मैनेजमेंट? सर। रिसोर्स मैनेजमेंट है, जिस तरह एक स्कूल है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमंस की फॉर्म में हो, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, इन्वेंट्री, ये सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करना वहाँ की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है। और जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिसोर्स मैनेजमेंट इज द एफिशिएंट एंड इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज व्हेन दे आर नीडेड। जहाँ भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी वहाँ पे इट इज़ नेसेसरी कि उन रिसोर्सेज को प्रोवाइड किया जाए, अदरवाइज ना सिस्टम सही तरीके से काम करेगा और ना जो है हमारा मैनेजमेंट है वो हमें पता लग जाएगा कि इट्स नॉट वर्किंग। तो ये रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, इन्वेंट्री, ह्यूमन स्किल्स, फिजिकल रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके स्कूल में लैब्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, उनमें इक्विपमेंट क्या है कि वहाँ पे किस तरह से उनको मैनेज करना है, आपको बजट कितना रखना है, फाइनेंशियल कितना, और आपके टीचर्स कितने नीडेड हैं, ये सारे रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इट इज़ द डिस्कवरी एंड सिलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर उन रिसोर्सेज की डिस्कवरी और सिलेक्शन आ जाती है। देयर एलोकेशन, मतलब उन रिसोर्सेज को कहाँ कहाँ पे आपने एलोकेट करना है। देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, उनका इस्तेमाल कितना इफेक्टिव होगा। एंड एडवांस रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और एडवांस तरीके से उनके अंदर किस तरीके से उनको अप्लाई किया जा सकता है, ये सारा रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। ओके तस्नीम, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो वी है तो स्टूडेंट्स वी नीड टू कीप इन माइंड के हमारी जो रिसोर्सेज हैं उन सबको हमने प्रॉपर मैनेज करना है, इंक्लूडिंग हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इंक्लूडिंग हमारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, टाइम रिसोर्स है। ठीक है, इन सबको हमने अपने मैनेज करना है। मिसल अगर आपके अगर कंप्यूटर लैब है तो उसमें जो कंप्यूटर्स हैं उनकी थॉरो मेंटेनेंस होनी चाहिए, अपडेशन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे लेबॉर्ट्रीज में केमिकल्स मौजूद होने चाहिए। आपके जो क्लासरूम्स है उसमें अगर डेस्क हैं तो वो प्रॉपर नंबर ऑफ डेस्क और टेबल्स मौजूद होने चाहिए। अगर कंप्यूटर के यूज़ के लिए वाइट बोर्ड है या मल्टीमीडिया है या कोई एलईडी है तो उसको प्रॉपर मेंटेन करना है, उसको मैनेज करना है, प्रोवाइड करना है। तो ऐसे जो भी सोर्स, इवन आप चार्ट्स अगर टीचर बनाते हैं, स्टूडेंट्स बनाते हैं, तो उन चार्ट्स को भी सेव करें, फ्यूचर में बार बार उनको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें आपके बेटा सोर्सेज हैं। इवन आपके जो ये जो टीचर आपके ये बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, ये भी रिसोर्स है, इसको भी मैनेज करें। टीचर डायरी भी आपका रिसोर्स है, इसको भी मैनेज करें। ठीक है, आपके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, आपके पीपीटीज हैं, वीडियोस हैं, आपके फिल्म्स हैं, वट एवर, ये सारे बेटा रिसोर्सेज है। इन सबको मैनेज करें एज अ हेड कि ये क्लास वाइज आपके पास आपकी प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि किस क्लास के कौन से रिसोर्सेज हैं, वो किस हद तक वो ठीक है, फिट है। अगर कोई खराब हो गया तो उसको रिप्लेस करें या उसको मरम्मत करवाएं। तो ये सारी बेटा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट करिकुलम मैनेजमेंट। जी, इस पे कौन कमेंट करेगा? इस पे सानिया ने बात की है आज के नहीं? जी सानिया, सानिया आवाज आ रही है आपको बेटा? राबिया, राबिया आवाज आ रही है आपको? सानिया, आर यू देयर? राबिया, आर यू देयर?
ओके, कौन बात करेगा इस पे? अनम, आप बात करेंगे? ओके सर। सर करिकुलम मैनेजमेंट में ये बताया गया कि किसी भी स्कूल का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि वो अचीव हो सकता है उसके प्रॉपर करिकुलम से। जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ये किसी भी स्कूल का वो ये होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रिपेयर करें, उनके अंदर वो वैल्यूज को ट्रांसमिट करें ताकि जो उनके लिए फ्यूचर में वो यूज कर सकें। इस बात को छोड़ दें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इस पे जो मैंने पहले भी बताया है कि जो करिकुलम है ये हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने करिकुलम डिलीवर करना है अपने बच्चों तक, वो सारी स्किल्स उनके अंदर इंडल्ज करनी है या इनकलकेट करनी है जो हम हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सेकंड इसमें ये है कि जो बेसिक नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, वो बच्चों को आइडियाज़ हैं, कंसेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, वो सारे आइडियाज पार्टिकुलर उनके होने चाहिए, उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, डेली लाइफ में यूज करना आना चाहिए, और जो भी बिहेवियर चेंजेस हम रिक्वायर करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं, वो सारी आनी चाहिए, ठीक है। और जिस तरह के भी लैंग्वेज स्किल्स हैं, कंसेप्चुअल स्किल्स हैं, या मैथमेटिक्स के रिलेटेड या उर्दू के रिलेटेड या किसी भी कोर्स के रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं वो बच्चों में होनी चाहिए। तो ये सारी तब पॉसिबल है अगर हम करिकुलम को अच्छे तरीके से डिफाइन करें और उसकी सेट एक्टिविटीज को, लर्निंग एक्सपीरियंस को बच्चों तक पहुंचाएं, और ताकि और भी ट्रेनिंग दें बच्चों को, ठीक है, और इससे वो सारी चीजें पॉसिबल हो सकें। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, सॉरी इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस। जी, इस पे कौन बात करना चाह रहा है? कोई है अभी बात करने वाला आपके अलावा? ये सारे चले गए हैं। नियाब, आप हैं? यस सर, हम हैं। यस सर, यस सर, यस सर। अक्सा है? अक्सा, अक्सा? सर सर वो मेरा वो नेट कनेक्ट नहीं हो रहा था तो इसलिए लीव हो गया था। तो इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे कुछ हमें? सर मैं अभी ऑनलाइन हुई, पहले हुई थी, अब मैं सुनने लगी। सर नेट कनेक्ट अनकनेक्ट हो गया था। डिस्कनेक्ट बेटा कहते हैं, अनकनेक्ट नहीं कहते, डिस्कनेक्ट कहते हैं। ओके, यस सर वही। चले जी, ये अपना समा है यहाँ पे? यस सर, यस सर। समा, आप थोड़ा समय बता दें इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस के बारे में। ओके सर। सर इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस बेसिकली रिफर ये करता है कि जिसमें हम पब्लिकली सर्विस जो प्रोविजन होता है ना उसको यानी पूरे तरीके से अप्लाई कर सके, परफॉर्म कर सके, ठीक है। इसमें ये बात हो रही है टिपिकली व्हेन वी थिंक ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं हमें सबसे पहले वी थिंक ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय है जैसे कि टीचर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, हेड है जो हमारा उसकी परफॉर्मेंस क्या है। हाउएवर द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट शुड also be focused on unit sections, processes, program, service and team of accomplished result। यानी अब हम ये भी देखते हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस में कि सबसे पहले फोकस हमारी यूनिट सेक्शन पे होता है, फिर उसके बाद प्रोसेसेस, प्रोग्राम्स कौन से हम ले रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और सर्विस कौन सी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद हमारी टीम का रिजल्ट कैसा है, टीम वर्क कैसा है हमारा। इसके बाद सिंपली परफॉर्मेंस मैनेज इंक्लूड्स एक्टिविटी टू एंश्योर दैट गोल्स आर कंसिस्टेंटली बीइंग मेट इन द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। यानी हम ये देखते हैं कि जो हमारी परफॉर्मेंस है क्या उसके थ्रू हम अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं जो हमने पहले से प्लान किए हुए हैं, कि एक इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने कौन कौन से गोल्स है जो एंड में हमने अचीव करने हैं। वो हम तब जज करते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस बेटर जा रही है। हम ये देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस एज अकॉर्डिंग टू हमारे गोल्स जा रही है कि भी नहीं जा रही। फिर उसके बाद आगे बात होती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कैन फोकस ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले बात हो जाती है परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट की, प्रोसेसेस बाय बिल्ड आ प्रोडक्ट और सर्विस और जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं एक इंस्टीट्यूट में उसकी बात हो जाती है, और परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। इन सब की बात हो जाती है एक इंस्टीट्यूशनल परफॉर्मेंस में, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस, फिर डिपार्टमेंट की, फिर उसके बाद प्रोसेसेस जो हम यूज करें, और उसके बाद एम्प्लॉय की, जिनकी परफॉर्मेंस के थ्रू हम जो गोल अचीव करना चाहते हैं क्या वो हम कर पा रहे हैं जो हमने प्लान किया था। सर इसमें तो यही बात हो रही है। थैंक यू सो मच बेटा। तो इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस को हम देखते हैं कि सिर्फ परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज की बात नहीं की जाती, तो हम एज अ स्कूल परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि एज अ स्कूल यानी 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में हमने क्या अचीव किया है, हम कहाँ थे, कहाँ पहुंचे, हमारा टारगेट क्या था, हम कहाँ तक उस टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं, हमारे गोल्स क्या थे, उन गोल्स को कहाँ तक हम हिट कर पा रहे हैं, achieve कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस के लेवल पे जब हम देखते हैं तो फिर हम बात करते हैं
इनको हम मुख्तलिफ लेवल्स पे देख सकते हैं, यानी यूनिट लेवल पे चले जाते हैं, मतलब क्लास 1 की अपनी परफॉर्मेंस देखें, क्लास 2 की परफॉर्मेंस देखें, क्लास 3 की देखें, तो तमाम टीचर्स की परफॉर्मेंस के लेवल पे जाकर देखें कि एक क्लास में कितने टीचर्स कर रहे हैं और उस क्लास में क्या अचीव हो रहा है, दूसरी क्लास सेक्शन में क्या, या प्राइमरी लेवल में क्या अचीव हो रहा है, मिडिल लेवल में क्या अचीव हो रहा है, सेकेंडरी लेवल पे क्या अचीव हो रहा है। तो मुख्तलिफ सेक्शंस पे देखें, एडमिनिस्ट्रेशन की परफॉर्मेंस देखें, वो किस हद तक सही तरीके से बच्चों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ डीलिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स को डील कर रहे हैं। तो हर चीज़ की परफॉर्मेंस मुख्तलिफ यूनिट्स में देखें और उसको फिर बेहतरी लाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे बेटे जो आखिर में बात की गई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ताल्लुक होता है परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से होता है, या उसके एक डिपार्टमेंट से होता है, या प्रोसेस टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और सर्विस, या उस प्रोसेस से होता है जिसके थ्रू एक सर्विस जो है वो दूसरों तक पहुंचाई जा रही होती है। जैसे आप टीचिंग से रिलेटेड हैं तो आप सर्विसेज दे रहे हैं, आपका स्कूल बेटा सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विसेज की क्वालिटी क्या है, आपके स्कूल की क्वालिटी क्या है, वहाँ लर्निंग क्वालिटी क्या है, टीचिंग क्वालिटी क्या है, तो ये सारी आपके बेटा परफॉर्मेंसेस हैं। ओके, आज के इतना काफी है, यस सर। हम नेक्स्ट पे बात करेंगे, ठीक है। ओके अपना सर, बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। जरूर यस सर। सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।